नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 का जो टॉपिक चल रहा है हमारा वेक्टर, और उसमें एक्सरसाइज देखिए थ्योरी मैंने पढ़ा दी है और उसमें हम एक्सरसाइज 10.4 पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं और फिर ए क्रॉस बी का आपको मॉडुलस निकालना है, ए क्रॉस बी का मापांक निकालना है। ध्यान से देखो, आपको एक ए वेक्टर दे रखा है और वो है आई कैप माइनस 7 जे कैप और प्लस 7 के कैप, और फिर जो दूसरा वेक्टर है वो है बी वेक्टर 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस 2 के कैप। ठीक है, आपसे जो पूछा है वो ये है, आपको ए क्रॉस बी है उसका परिमाण निकालना है। तो सिंपल बात ये हुई कि आपको पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये लास्ट टाइम बताया था कि ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या है। तो आप सभी को पता है कि हम इसे सारणिक से निकालते हैं। यहाँ हम लिखते हैं आई कैप जे कैप और के कैप इन फर्स्ट रो। ठीक है, और फिर मैं यहाँ लिखूँगा जो वेक्टर है उनके घटक। यहाँ पर 1 आएगा, फिर यहाँ माइनस 7 है तो माइनस 7 लिखेंगे, और यहाँ प्लस का 7 है तो 7 लिखेंगे। इसमें 3 माइनस 2 और 2 है, 3 माइनस 2 और 2 है। आप लोगों को पता है कि ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमें प्रसार करना पड़ेगा इसमें। तो जब प्रसार करेंगे तो यहाँ मैं लिखूँगा सबसे पहले आई कैप। अब इसमें आपको पता होना चाहिए, अगर हम यहाँ आई के इस पहली पंक्ति के सापेक्ष अगर हम प्रसार कर रहे हैं तो यहाँ आपको पहले इस पंक्ति को और इस पहले स्तंभ को आपको छिपाना होगा, और फिर हम इनका गुणा करेंगे और इन दोनों का गुणा करके घटाएंगे। तो करते किस प्रकार है देखिए, यहाँ सबसे पहले मैं अगर इनको छुपाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2 को 7 से गुणा करने पे कितना आएगा, माइनस का 14। बीच में फॉर्मूले में माइनस होता है, फिर इस माइनस 2 को 7 से करेंगे तो ये माइनस का होगा 14, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। यहाँ माइनस जे कैप होता है ना, क्यों? क्योंकि ये आपको पता है अगर हम सारणिक की बात करें तो ये प्रथम अवयव है, तो ये होता है a11 और ये होता है a12। तो ये -1 पे पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा, -1 का पावर होगा 3, तो ये आएगा कितना, -1 आएगा, तब आता है ये 1 माइनस का। तो यहाँ से हम अब देखते हैं, अब हम इसी पंक्ति को और दूसरे स्तंभ को अगर छुपाते हैं तो फिर 1 का गुणा 2 से होगा तो 2 आएगा, बीच में माइनस होता है, फिर 3 का गुणा 7 से तो कितना आएगा, 21, और फिर प्लस के कैप लिखेंगे। फिर आपको पता होना चाहिए फर्स्ट रो को और लास्ट इस कॉलम को अगर हम ढक लेते हैं तो फिर यहाँ -2 का गुणा करेंगे 1 से तो -2 आएगा, माइनस, और 7 3 21, माइनस माइनस क्या हो गया, +21। इसे अगर हम हल करते हैं तो यहाँ देखो 14 प्लस का और माइनस का ये तो 0 हो गया, यहाँ माइनस जे है, ये माइनस का 19 बचेगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 19 जे के। यहाँ 2 आप अगर 21 में से घटाते हो तो ये होगा +19 के। यहाँ आपको ए क्रॉस बी का जो वैल्यू है वो तो आ गया, लेकिन आपको परिमाण निकालना है। तो परिमाण सिंपल है, किसी भी सदिश का परिमाण निकालते हैं तो ये होता है √, जो घटक होते हैं उनका वर्ग करके हम जोड़ते हैं। तो यहाँ x घटक है नहीं तो y है, तो y का मैं लिखूँगा तो 19 का स्क्वायर और प्लस 19 का स्क्वायर। तो यहाँ आप एक चीज़ देखो, इसे मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 2 गुणा 19 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि सेम अगर वैल्यू 2 बार जोड़ते हैं तो इसको हम 2 बार गुणा करके भी लिख सकते हैं। 19 का जो अंडर अगर आप हटाते हो, स्क्वायर और अंडर हट जाएंगे तो बाहर आ जाएगा 19 और अंदर बचेगा √2। ये आ गया ए क्रॉस बी का मापांक, और यही आपसे पूछा है। इसका मतलब ये फाइनली हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये फाइनली हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 2, वो देखिए क्या है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 2 देखो क्या लिखा हुआ उसमें। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको a + b और a - b की लंब दिशा में मात्रक सदिश निकालना है। एक बात बताता हूँ, अगर आपके पास 2 वेक्टर है
एक आपके पास ए वेक्टर है, दूसरा आपके पास बी वेक्टर है, और अगर ये दोनों एक ही तल में है, इसका मतलब अगर ये ए है और ये बी है तो ये दोनों एक ही तल में है, और इनके लंबवत अगर आपको एक नया सदिश निकालना है, ज्ञात करना है, तो वो सदिश निकालने के लिए हमेशा इन दोनों का आपको सदिश गुणनफल करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्योंकि हमें पता है इन दोनों के सदिश गुणनफल से जो भी वेक्टर आएगा उसकी दिशा हमेशा, उसकी यहाँ लिखते हैं हम ए बी साइन थीटा, उसकी दिशा हमेशा इन दोनों के लंबवत होती है, या तो वो अंदर की ओर होगी या वो बाहर की ओर होगी, लेकिन होगी इन दोनों के लंबवत। तो सिंपल बात ये हुई कि हमें जब भी दो सदिशों के लंबवत कोई सदिश ज्ञात करना है तो हम उन दो सदिशों का क्या करेंगे, सदिश गुणनफल करेंगे। तो इसमें आपको एक तो ए वेक्टर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ए वेक्टर इसमें दिया हुआ है, वो है 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप। इसी प्रकार आपको बी वेक्टर भी दिया हुआ है इसमें, वो है i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 2k कैप। एक बात मैं बता देता हूँ आपको जो एक मात्रक सदिश निकालना है लंब दिशा में, वो इन दोनों के लंबवत नहीं निकालना है, आपको जो लंबवत निकालना है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तथा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इन दो सदिशों के। आपको ये तो पता है कि दो सदिशों को जोड़ने पर भी एक सदिश आता है और घटाने पर भी एक सदिश आएगा, तो ये भी एक सदिश है, ये भी एक सदिश है। इन दोनों को अगर हम क्रॉस करते हैं तो जो नया वेक्टर आएगा ना वो इन दोनों के क्या होगा, लंबवत होगा। इसलिए पहले आपको a प्लस बी और a माइनस बी निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखना, यहाँ मैं मान लेता हूँ, माना ये जो c वेक्टर है ना, ये मैंने c वेक्टर लिखा, और c वेक्टर को मैं किस जगह लिख रहा हूँ, वो लिख रहा हूँ मैं a वेक्टर और प्लस b वेक्टर। इसका मतलब है कि a वेक्टर और b वेक्टर को मैंने c वेक्टर मान लिया, ठीक है। तो a का मान है हमारे पास, वो है 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप। यहाँ प्लस b है तो मैं प्लस लिखूंगा, और b का मान हमारे पास है i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 2k कैप। यहाँ से 3 और 1 कितना हो गया, 4i कैप और प्लस 4j कैप, और यहाँ 2k और ये 2k प्लस माइनस के हो गया, कैंसिल हो गया, इतना ही आएगा, ये आ गया c वेक्टर। तथा इसी प्रकार मैं एक डी वेक्टर और मान लेता हूं, और वो मैं किसको मानूंगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को। ध्यान से सुन लो, यहां आपको इसे ए मैंने सी माना है और इसे मैंने डी वेक्टर माना है। तो यहां अगर मैं ए का मान रखूंगा तो वो है कितना, वो है 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप। इसी प्रकार अगर मैं इसमें से घटाता हूं तो बी वेक्टर आपको घटाना है, तो इन सभी के साइन बदल जाएंगे। तो i कैप माइनस 2j कैप, और ये माइनस का 2 है तो ये हो गया प्लस का 2k कैप। यहाँ अगर घटाकर लिखेंगे तो 3 में से 1 को घटाने से 2i कैप आएगा, 2 में से 2j को घटाएंगे तो ये कैंसिल हो गया, 2k और 2k कितना हो गया, 4k कैप, ठीक है। ये आ गया हमारे पास d वेक्टर। अब आपको ध्यान से सुन लो, अब आपको इस c वेक्टर और d वेक्टर के लंबवत दिशा में आपको एक इकाई सदिश ज्ञात करना है। ये आप लोगों को मैं थोड़ा रफली बताता हूँ कि हमारे पास अगर ए वेक्टर, या मैंने सी माना तो चलो मैं सी लिखता हूँ, अगर हमारे पास एक सी वेक्टर है और एक डी वेक्टर है, इन दोनों का सदिश गुणनफल करने से मोड ऑफ सी वेक्टर आता है इनटू मोड ऑफ डी वेक्टर आता है, और फिर साइन थीटा आता है, और बराबर एन कैप आता है। वैसे तो मैंने कल फॉर्मूला लिखवाया है, बराबर नहीं आता है, इनटू में आता है, ये एन कैप इनटू में। एक चीज़ समझना, आपसे यही पूछा है, ये एन कैप यहाँ है क्या, ये मैंने लास्ट लेक्चर में समझा दिया है। एन कैप यहाँ होता है इकाई सदिश, इकाई सदिश, और वो भी इन दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश है। इसका मतलब आपसे एन कैप पूछा है, तो एन कैप का फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है। या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे बनता है ये नहीं लिखवाऊंगा अब, तो एन कैप का फॉर्मूला मैं लिखूंगा इसे हटाकर। ध्यान से देखना, एन कैप का फॉर्मूला क्या है, लास्ट लेक्चर में मैंने ये करवा दिया है। एन कैप की जगह मैं अब क्या लिखूंगा, एन कैप का फॉर्मूला होता है वो होगा ए वेक्टर, सॉरी यहाँ मैंने ए वेक्टर क्यों गलत लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर वो सी और डी है। तो यहाँ मैं ए की जगह क्या लिखूंगा, अभी
यहाँ मैं लिखूँगा सी वेक्टर और क्रॉस डी वेक्टर, और भाग में इसके आएगा वो आएगा मोड ऑफ सी वेक्टर और क्रॉस डी वेक्टर, ये आएगा। एक बार आप क्लियर कर लेना, अगर सी और डी दो हमारे पास सदिश है तो यहाँ से इन दोनों के लंबवत इकाई सदिश निकालने का फॉर्मूला ये है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, ये हो गया एन केप, लेकिन एन केप में आपको सी क्रॉस डी चाहिए और उसका परिमाण चाहिए, तो हम सी क्रॉस डी निकालते हैं। सी क्रॉस डी निकालना पड़ेगा आपको पहले, तो यहाँ मैं लिखूंगा सी क्रॉस डी, और तरीका तो वही अभी के लास्ट क्वेश्चन में, आई केप यहाँ लिखेंगे जे केप और यहाँ लिखेंगे के केप। अब यहाँ आपको सी के जो घटक है वो लिखने, तो सी का जो घटक है वो 4, 4 और 0 है, 4, 4 और 0। इसमें के केप नहीं है तो वो 0 होगा। इसमें देखिए जे केप नहीं है तो बीच में 0 आएगा, यहाँ 2, 0 और 4। अगर यहाँ मैं इसको हल करता हूँ तो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आई केप इंटू। अब आपको क्या बार बार बता रहा हूँ मैं, किसको छुपाना है किसको नहीं छुपाना है, सिंपल है। अगर आई केप निकालते हैं तो 4 को 4 से गुणा करने से कितना आएगा 16 माइनस 0, इन 0 को 0 से गुणा किया, फिर माइनस जे केप आएगा, और फिर 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा, माइनस 2 को 0 से गुणा करने पे 0, फिर के केप आएगा, और फिर मैं यहाँ लिखूँगा के केप आ गया तो 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और माइनस 4 दूना 8 आएगा। यहाँ इसे अगर हम हल करेंगे तो ये आएगा 16 आई केप माइनस 16 जे केप, और फिर आएगा माइनस 8 के केप। अब इसके परिमाण की भी जरूरत है हमें, देखो फॉर्मूले में परिमाण भी है, तो इसका जो परिमाण है वो अभी निकालेंगे हम। इसका जो परिमाण आएगा, परिमाण मतलब इस पे मॉडुलस लगाना है आपको, और परिमाण का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार लिखेंगे 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर और प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। यहाँ से ध्यान से देखो, 16 का जो स्क्वायर होता है वो 256 होता है, इसी प्रकार इसका भी 256 होगा, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। अगर हम इसे जोड़ते हैं तो ये 576 होगा, और 576 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 24। क्या होगा 24। तो ये आएगा हमारे पास सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर दो सदिश हमारे पास है ए और बी, तो इसके लंबवत सदिश 1 होंगे या 2 होंगे, एक बार समझो तो। इसके लंबवत सदिश 1 होंगे या 2 होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी, तो ए अगर मैंने इसको माना है, अगर मैंने बी वेक्टर इसको माना है, तो हम ए से बी की तरफ अगर थीटा को मानते हैं, तो ये देखिए लंबवत भार की और एक सदिश होगा। तो अगर इनके लंबवत बोला है ना, किसने बोला है कि आपको ए क्रॉस बी लिखना है या बी क्रॉस ए लिखना है? आपसे बस इतना बोला है कि लंबवत वेक्टर निकालना आपको परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, तो वो लंबवत अंदर की तरफ भी हो सकता है। इसलिए मैं ध्यान से सुन लो, यहाँ जो एन केप है इसका फॉर्मूला यहाँ देखो, मैं एन केप लिखता हूँ, लेकिन इसके सामने मैं प्लस माइनस लिखूंगा। इसका मतलब आपको जो वेक्टर बाहर की ओर होगा ना वो भी लेना है, और जो लंबवत अंदर की तरफ है वो भी लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि आपसे इसने ये नहीं बोला है कि आपको सी क्रॉस डी करना है, आपको सी क्रॉस डी भी करना है और डी क्रॉस सी भी करना है, क्योंकि लंबवत अंदर की तरफ होता है और बाहर की तरफ भी होता है। तो प्लस माइनस लिखा फिर मैंने। अब आप यहाँ से अगर फॉर्मूला देखते हो तो सी क्रॉस डी, ये जो फॉर्मूला है सी क्रॉस डी का मान है हमारे पास, सी क्रॉस डी का मान ये रहा, वो है कितना 16 आई केप माइनस 16 जे केप और माइनस 8 के केप, और इसके भाग में मैं लिखूंगा 24। भाग में कितना लिखूंगा मैं 24। अब 24 कहाँ से आया है? वो सी क्रॉस डी का परिमाण है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर ध्यान से देखो, एन केप लिखा मैंने, प्लस माइनस को अंदर भेजूंगा तो प्लस माइनस 16/24, ये 3 से कटता है, सॉरी ये 2 से कटता है 8 बार, ये 2 से कटता है 12 बार, हालांकि 4 से कटते हैं दोनों, तो 4 से कटता है, तो ये 4 आई केप और बटे में कितना आएगा, और इसमें 4 का भाग करने पे कितना आएगा, और वे ये दोनों 8 से कटते हैं भाई, तो 8 से काट देते हैं। 8 से अगर कट रहे हैं तो 8 से कितनी बार कटेगा 2 बार, और ये 8 से 3 बार। फिर अगर मैं प्लस माइनस को अंदर भेजता हूँ तो माइनस और प्लस आएगा, वही आएगा 2/3 जे केप, और ये 8 से 24 कितनी बार कटता है 3 बार, तो यहाँ आएगा माइनस प्लस और 1/3 के केप।
तो ये फाइनली हमारा आंसर है। ये जो मैंने वेक्टर लिखा है इसमें एक वेक्टर नहीं 2 वेक्टर है। एक बार आपको ऊपर वाले चिन्ह लेने हैं और एक बार आपको नीचे वाले चिन्ह लेने हैं, तो कितने वेक्टर आएंगे यहाँ से? 2 वेक्टर आएंगे। सिंपल बात ये हुई कि अगर हमारे पास 2 सदिश है, आपको मैं इस प्रकार समझाता हूँ। ये देखिए हमारे पास 2 सदिश है इस प्रकार, ठीक है, ये 2 सदिश है। तो ये जो मैंने अभी मार्कर बनाया ये लंबवत देखिए आपकी तरफ आ रहा है, तो ये इसी प्रकार लंबवत अंदर की तरफ भी तो होगा ना, ये देखिए अंदर की तरफ भी तो होगा ना। अगर मैं इस प्रकार बनाता हूँ तो ये लंबवत यहाँ भी होगा लंबवत और लंबवत यहाँ भी होगा, दोनों तरफ होगा। इसलिए एक बार प्लस आया और एक बार माइनस आया, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए ये प्रश्नावली 10.4 चल रही है और ये लास्ट है हमारी, तो बस ये पूरी होने के बाद में हम नेक्स्ट कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो वो बची हुई है एक आपकी प्रोबेबिलिटी बची हुई है, वो करवाएंगे। इसमें 3rd क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आपको एक मात्रक सदिश ए वेक्टर दिया हुआ है। सिंपल बात है, आपको एक ए वेक्टर दिया हुआ है और ये समझाया हुआ है कि ये मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है। फिर आगे लिखा हुआ है कि ये ए वेक्टर आई कैप के साथ π/3 कोण बनाता है। तो आई कैप का मतलब ये डायरेक्ट एक्स अक्ष के साथ कोण बना रहा है। आई कैप कौन से अक्ष पे होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ इकाई दूरी पर ये जे कैप होता है, इसका मतलब ये वाई अक्ष है। यहाँ अगर मैं एक्स लिखता हूँ तो इकाई दूरी पर ये आई कैप होता है और यहाँ इकाई दूरी पर ये के कैप होता है, इसका मतलब ये जेड अक्ष है। तो यहाँ मैं लिखूंगा ए वेक्टर का एक्स अक्ष के साथ कोण। तो एक्स अक्ष के साथ जो कोण होगा वो कितना होगा, वो इसमें दे रखा है π/3। और इसी प्रकार आपसे अगर मैं ये पूछूं कि आपको पता होना चाहिए अगर एक वेक्टर ए वेक्टर इस प्रकार यहाँ बनाया है तो एक्स अक्ष के साथ ये कोण होगा इतना। इस कोण को हम वैसे क्या बोलते हैं? एल्फा बोलते हैं। अगर मैं दिक् कोजय की बात करूं तो इसे हम क्या बोलते हैं? एल्फा। अगर यही कोण मैं अगर वाई अक्ष के साथ लेता हूं तो इस कोण को हम बीटा बोलते हैं, और यही कोण अगर मैं जेड अक्ष के साथ लेता हूं तो इस कोण को हम गामा बोलते हैं। तो यहां से हमारे पास ये एल्फा का मान आ गया π/3। ये मान हमारे पास किसका है? एल्फा का मान है π/3, ठीक है। ये मान किसका है? एल्फा का मान आया है हमारे पास π/3। तो यहाँ से एक बार आप कोस एल्फा निकालो, तो कोस एल्फा निकालोगे तो वो ये होगा ना। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए इसे हम किस प्रकार लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं एल से। दिक् कोजय 3 होती है, एक होता है एल, एक होता है एम और एक होता है एन। तो जो एक्स अक्ष के साथ दिक् कोजय बनती है वो एल होती है, वाई अक्ष के साथ उसे एम मानते हैं, और जेड अक्ष के साथ जो दिक् कोजय बनती है उसे हम एन लिखते हैं। तो इसे मैंने एल लिखा है। यहाँ अगर हम एल का मान निकालते हैं तो कोस π/3 और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो हमारे पास एल का मान आ गया। इसी प्रकार इसने दे रखा है ए वेक्टर का वाई अक्ष के साथ कोण, वाई अक्ष के साथ कोण, और वाई अक्ष के साथ जो कोण दिया हुआ है उसे हम बीटा लिखते हैं, और उसका मान दिया हुआ है बुक में, वो कितना है एक बार चेक करते हैं। वो दिया हुआ है π/4। तो यहाँ से अगर मैं m लिखता हूँ इसका मतलब ये दिक् कोजय है और इसको हम कोस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोस बीटा, बीटा का मान कितना? π/4। तो यहाँ से m का मान कितना आएगा? कोस π/4 का मान होता है 1/√2। कोस 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। इसी प्रकार अगर मैं नेक्स्ट जो बच गया वो आपसे पूछा है ए वेक्टर का जेड अक्ष के साथ कोण, और वो इसने बोला है कि आपको मानना क्या है? थीटा मानना है। वैसे गामा होता है पर इसने बोला है कि आपको थीटा मानना है, तो हम लिख लेंगे भाई n बराबर कोस गामा होता है, लेकिन n बराबर कोस गामा का मान कितना दे रखा है इसने? थीटा। बस इतना ही लिखो। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ ध्यान से देखना, थोड़ा रफ में समझाता हूँ मैं। आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए
हो सकता है मैंने लास्ट लेक्चर्स में ना बताया हो, पर अब बता देता हूँ। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर, इसका मान 1 होता है। ध्यान से देखो, इसका मान कितना होता है? 1। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये 1 आया कैसे। ये 1 जो मैंने अभी लिखा है वो आया कैसे, वो अभी एक्सप्लेन करते हैं। तो ध्यान से देखो अभी आप लोग, मुझे ये बताओ, हमने ये पढ़ा है कि कोई भी बिंदु होता है, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। अगर इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ये बिंदु है x, y, z, ठीक है, ए बिंदु है x, y, z। अगर इस डिस्टेंस को, इस वेक्टर को मैं r वेक्टर लिखता हूं, तो इसका परिमाण कितना होगा? वो होगा r वेक्टर का मॉडुलस। इसका परिमाण, इस पोजीशन वेक्टर का परिमाण कितना होगा? r वेक्टर, ठीक है। ये अब यहां से दूरी निकालना, तो ये कितना होता है? 0, 0, 0। परिमाण का मतलब है आपको O और A के बीच की दूरी निकालनी। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। दूरी का सूत्र आपको आता है, x में से 0 घटाऊंगा, y में से 0 घटाऊंगा, z में से 0, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं r वेक्टर का मान निकालता हूँ और या फिर मैं इस तरफ स्क्वायर करता हूँ, तो यहाँ क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिंपल बात ये हुई कि यहाँ, और ये भी आपको पता है कि हम r वेक्टर के मॉडुलस को r भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आएगा r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दूसरी बात ये कि आपने ये सीखा हुआ है कि कोस बीटा ये होता क्या? ये होता है x बटे r। कोस बीटा बराबर क्या होता है? x बटे r। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो कर्ण ये है, ये आधार है, तो कोस बीटा का ये फॉर्मूला होता है, सॉरी कोस एल्फा का होता है ये। अगर मैं बीटा का लिखूंगा तो कोस बीटा का फॉर्मूला होता है y बटे r। और इसी प्रकार अगर मैं कोस गामा का लिखता हूं तो वो होता है z बटे r। तो इन सभी को मैं लिखता हूं l, m और n। और यहां से ध्यान से देख लेना, इसी फॉर्मूले को बनाना है। तो देखिए l का स्क्वायर है, m का स्क्वायर है और n का स्क्वायर है। तो यहां मैं एक बार लिखता हूं कि इन तीनों का वर्ग करते हैं हम। इन तीनों का वर्ग अगर किया आपने, तो फिर इन तीनों का भी वर्ग करके जोड़ना पड़ेगा। रूल है ये। तो एक समीकरण में अगर एक तरफ आप वर्ग करके जोड़ रहे हो तो दूसरी तरफ भी वर्ग करके जोड़ना पड़ेगा। इन सभी को आप अगर वर्ग करके जोड़ते हो, x स्क्वायर बटे r स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटे r स्क्वायर और z स्क्वायर बटे r स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे ये बताओ नीचे लघुत्तम कितना आ रहा है? r स्क्वायर। ऊपर आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और आप अभी यहाँ से देखो, मैंने ये प्रूव कर रखा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना है? r स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा r स्क्वायर, और भाग में भी कितना है? r स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया तो कितना आएगा? 1। तो मुझे ये बताओ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? प्लस n स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये हो सकता है मैंने थ्योरी में पहले ना बताया हो, लेकिन अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दिक् कोज्यों के वर्गों का योग कितना होता है? 1। दिक् कोज्यों के वर्गों का योग कितना होता है? 1 होता है। तो अभी इसी चीज को यूज करेंगे हम। तो अभी मैं लिखूंगा, हम जानते हैं कि, अभी जान गए ना, अभी बताया ना मैंने कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का टोटल कितना होता है? 1 होता है। अभी इन सभी का मान लिखना है। l का मान कितना है आपके पास? 1/2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। फिर m है तो m का स्क्वायर करेंगे, तो m का मान कितना है? 1/√2 और इसका स्क्वायर करेंगे। फिर n की जगह हमें वैल्यू नहीं है पर कोस थीटा लिखेंगे, तो कोस का भी स्क्वायर, और बराबर कितना आएगा? 1। एक बार समझ लो, l का मान रखा है मैंने, m का मान रखा है और n का मान रखा है। और ये सब रखने के बाद में इनको अगर हल करते हैं तो यहाँ मैं लिखूंगा कोस स्क्वायर थीटा। सामने 1 लिखा हुआ है तो 1 लिखूंगा। बाकी ध्यान से देखो, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4। तो उस तरफ जाके माइनस का हो गया। ध्यान से समझ लेना, एक एक चीज बता रहा हूं मैं। 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो वो होगा -1/2। अब ये क्यों? क्योंकि ये प्लस का है तो इस तरफ जाकर माइनस का हो गया, और √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है। यहाँ से ये आपको पता है 1 माइनस ये 3/4 है। इन दोनों को अगर आप हल करते हो, दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, तो 3/4 आएगा। तो फाइनली 4 को यहाँ गुणा करूंगा मैं, तो ये आएगा 1/4। कोस स्क्वायर थीटा का मान 1/4 आएगा। तो कोस थीटा के सामने स्क्वायर को इस तरफ भेजो तो √1/4 आएगा। अब इसको हल करने पे आएगा 1/2।
तो कोस थीटा बराबर 1/2 आया है। अब आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ नीचे, यहाँ से आपको यहाँ देखना है। कोस थीटा बराबर 1/2 है, तो आपको ये बताना है कि कोस थीटा में 1/2 मान किसका होता है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कोस थीटा में 1/2 मान होता है कोस 60 डिग्री का। तो यहाँ मैं लिखूँगा कोस 60। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि हम 60 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, π/3 से। तो यहाँ तुलना करने पर थीटा कितना आएगा, π/3। तो ये हमारा फाइनली आंसर है। आपसे थीटा पूछा है, आपसे पूछा क्या है, थीटा पूछा है, ठीक है। तो आप लोगों को शायद क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और चलिए, तो बाकी बातें हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक के लिए आप देखते रहिए RNTS स्कूल सरदार सर। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, है ना। ये आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग देखते ज़रूर हो। अगर मैं ये बोलूँ कि अभी इस चैनल पे मेरी क्लास को अगर 100 बच्चे देखते हैं, तो उन 100 बच्चों को रेड कलर का जो सब्सक्राइब लिखा होता है उस पर क्लिक करना होता है। सिंपल, आपके एक क्लिक से हो सकता है हमें एनर्जी मिलती हो, तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए।